लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन सब भूल जाएंगे। इसलिए करो वही जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की। फॉर्ब्स की रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट अगर देखते हैं तो टॉप में जो पहला नाम है वो एलोन मस्क का है, जिनकी नेटवर्थ अगर देखी जाए तो $252 बिलियन से ऊपर है। तो क्या राज है इनके बिलियनियर्स होने का, क्या तरीका है इनका काम करने का? तो आइए, आज की केस स्टडी एलोन मस्क की है। तो वेलकम टू एजुबिन। तो आज की केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। जब भी हम बिलियनियर्स की बात करते हैं तो बिलियनियर्स किसी न किसी वैल्यूएबल कंपनी के मालिक होते हैं, यानी किसी न किसी अच्छी कंपनी, जो ब्लू चिप कंपनी, जो टॉप की कंपनीज होती हैं, उनके ओनर, उनके मालिक होते हैं। यानी ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट की वैल्यू वर्ल्ड की मार्केट में सबसे ज्यादा हो। जैसे जैसे बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, जेफ बेजोस अमेजोन के हैं, और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के, और एलन मस्क टेस्ला के, जो इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब ये होता कैसे है? एक्चुअली क्या होता है कि जब भी किसी कंपनी को, मान लीजिए हमने किसी एक्स कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया, तो उस कंपनी के पूरी जो कैपिटलाइजेशन है, उसके एसेट्स के हिसाब से उसके कुछ शेयर तय होते हैं कि इतने शेयर उसके होंगे। तो वो शेयर, कुछ शेयर प्रमोटर्स के पास होते हैं, कुछ रिटेलर के पास होते हैं, इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका। तो फिर जैसे ही शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, तो जो ओनर होता है, जो भी प्रमोटर्स होता है, उसकी वैल्यू, उसकी यानी उसकी वेल्थ बढ़ती है। और जैसे उसकी शेयर की वैल्यू गिरती है, तो उसकी वेल्थ यानी उसकी जो टोटल नेटवर्थ है, उसकी वैल्यू गिरती है। ऐसे ही जो बिलियनियर्स होते हैं, उनकी एक दिन में 1 बिलियन से ज्यादा वैल्यू ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। तो ऐसे जो है, इस कंपनी के जो है ओनर होते हैं, उनकी जो है वेल्थ ऊपर नीचे होती है। अगर इंडिया में देखा जाए तो मुकेश अंबानी इंडिया के टॉपेस्ट रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। लेकिन जब अडानी के शेयर की वैल्यू बढ़ी थी एक बार, तो अडानी नंबर 1 में आ गए थे। इसी तरह शेयर मार्केट से कंपनी का लिंक होता है, और कंपनी से कंपनी का ओनर यानी प्रमोटर्स का लिंक होता है, और इसी तरह उनकी वेल्थ ऊपर नीचे होती है। ये जानने वाली बात यह है कि एलोन मस्क ने टेस्ला नहीं बनाई, यानी उसके फाउंडर टेस्ला के एलन मस्क नहीं थे। 2003 में दो लोगों ने टेस्ला बनाई थी, मार्टिन और मार्क्स। एलन मस्क ने 2004 में टेस्ला ज्वाइन की थी, और $30 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया था टेस्ला में, और 2008 में वो कंपनी के सीईओ बन गए थे। तो 2009 में कंपनी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी, जिससे उसको फंड की रिक्वायरमेंट थी, यानी उसको फंड चाहिए था कंपनी को सही तरीके से रन करने के लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्लान बनाया कि कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाए, जिससे वो पैसा आए, उस पैसे से जो कंपनी आगे चल सके, ग्रोथ कर सके। तो 2010 में कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराया गया। जो पैसा आया, उससे जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हुई, और कंपनी आगे ग्रोथ करने लगी। तो जब टेस्ला लिस्टेड हुई थी, उस समय टेस्ला के एक शेयर की जो प्राइस था वो $17 था, और 14 जनवरी 2020 में एक शेयर का प्राइस $854 हो, यानी उसकी ग्रोथ 10 ईयर में कितने गुना हो गई। आज की अगर देखा जाए, टेस्ला की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $720 बिलियन से भी ज्यादा है, और वर्ल्ड की टॉपेस्ट कंपनी में नंबर 1 में टेस्ला आती है, और उसमें 20% शेयर एलोन मस्क का है। तो अब जानते हैं एलोन मस्क के बारे में। साउथ अफ्रीका में 1971 में एलन का जन्म होता है। जो इनकी मदर थी वो अमेरिकन थी, और जो पापा थे वो साउथ अफ्रीकन। 10 साल की उम्र में इन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली कि जो एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि इनको बुक रीडिंग का बहुत ही ज्यादा शौक था, और बहुत ही सारी किताबें पढ़ देते थे। तो इन्हें कंप्यूटर का बड़ा शौक था, तो उन्होंने घर बैठे बैठे कंप्यूटर में एक गेम बना डाला, और $500 में एक कंपनी को सेल कर दिया। तो एलोन मस्क का कहना था, प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, सोल्यूशन फाइंडिंग इज अ प्रॉब्लम। यानी जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम नहीं होती है, उसका सोल्यूशन फाइंड करना प्रॉब्लम होता है। अगर इनकी कंपनी में किसी एम्प्लॉय ने उनसे कह दिया कि ये काम नहीं हो सकता, तो उस एम्प्लॉय का उस कंपनी में उस दिन आखिरी दिन होता था। उनका कहना था कि ये नहीं हो सकता, ऐसा मत कहो, ये कहो कि ये होगा, और सोचो कैसे होगा, क्योंकि आपको सोचना है कैसे होना है, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट होना ही होना है। उसके तरीके होते हैं, वो तरीके आपको सोचने हैं। एलोन मस्क की केस स्टडी सुनना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि ये वो शख्स था जिसने बिजनेस भी किया, तो उस चीज का बिजनेस किया जो पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी हो। इन्होंने सोलर सिटी बनाई, जो रिन्यूएबल सोर्स और नो पोल्यूशन की थ्योरी पर चलती है। इन्होंने टेस्ला मोटर बनाई, जो सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन और लेस पोल्यूशन पर काम करती है। नो पेट्रोल, नो डीजल, नो पोल्यूशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ड्राइवरलेस कार, ऐसी थ्योरी पे इन्होंने काम किया। फोर्ब्स द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पीपल की अगर लिस्ट देखी जाए, तो फर्स्ट पोजीशन में एलन मस्क को रखा गया था। ये इंजीनियर हैं, रॉकेट साइंटिस्ट हैं, प्रोग्रामर हैं, इन्वेस्टर हैं, और एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने रॉकेट साइंस की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, लेकिन किताबें पढ़ पढ़ करके ये रॉकेट साइंस को समझ चुके थे। तो इनका मानना है कि अगर आपको टॉप पे रहना है, यानी आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी को आपको टॉप पे लाना है, तो आपकी जो टीम है वो A1 होनी चाहिए, यानी एक्सेलेंट टीम होनी चाहिए, सबसे टॉप की टीम होनी चाहिए। एलन मस्क की कंपनीज की लिस्ट देखी जाए, तो उसमें पहला नाम जिप2, फिर X.com, पेपल, स्पेस एक्स, टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप, ओपन एआई, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी आती है।
इनका टारगेट था कि मंगल ग्रह में लोगों को भेजना और वहां ऐसी कंडीशन बनाना कि लोग वहां रह सकें। 1995 में अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर कंपनी जिप 2 की शुरुआत की। तो बहुत ही जल्दी कंपनी ग्रो हो गई, फंडिंग भी आने लगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए। लेकिन ये अभी यंग थे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोचा यंग को अगर सीईओ बनाए तो कंपनी हो सकता है चले न चले, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस पीछे बहुत कम था, तो इन्हें हटा दिया गया। 2002 में डॉट कॉम बबल ब्रस्ट हुआ, जिससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कॉम्पैक को इस कंपनी को $307 मिलियन में बेच दिया। और इसमें एलन का 7% जो है इसका इक्विटी शेयर था, जिनकी वैल्यू $22 मिलियन थी, तो वो इनको मिल गई। कोई और होता तो इतना अमाउंट लेके अपनी लाइफ को आराम से जी सकता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आगे इन्वेस्ट किया। तो इन्होंने एक नई कंपनी x.com खोली, जो ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करती थी। उस समय की पहली ऐसी कंपनी थी जो ऑनलाइन का जो है ट्रांजेक्शन करती थी और बैंकिंग टाइप की थी। बाद में कॉन्फ्री कंपनी से मर्ज हो गई और नई कंपनी पेपल बनी। जो पेपल के सीटीओ थे, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, उनके साथ कुछ एलन मस्क की अनबन हो गई। तो सीटीओ ने बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने साथ मिला लिया और एलन को कंपनी से बाहर कर दिया। उस समय एलन की नई-नई शादी हुई थी और वो हनीमून के लिए गए थे। उनका जो शेयर उस कंपनी में था, उसकी वैल्यू $165 मिलियन थी, जो उन्हें मिल गई। इस बार जो उनको अमाउंट मिला था, $165 मिलियन का था, जो काफ़ी हैंडसम अमाउंट था, जिससे वो अपनी लाइफ बिंदास जी सकते थे। लेकिन बंदे में कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की ऐसी चाहत थी कि अब वो ज़मीन नहीं आसमान देख रहा था। तो अब उन्होंने मंगल ग्रह को देखा, तो वो चाहते थे कि मंगल ग्रह में ऐसी कंडीशन बनाई जाए, जहाँ लोग रह सकें। तो इसके लिए इन्होंने स्पेसएक्स कंपनी खड़ी कर दी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कोई भी रॉकेट साइंस की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी। तो इन्होंने किताबें पढ़-पढ़ के स्पेसएक्स कंपनी खड़ी कर दी। तो बंदे का जुनून देखिए कि बंदा हारा नहीं, बंदा झुका नहीं, बंदा फिर नई उड़ान के लिए तैयार हो गया। तो ये रीयूजेबल रॉकेट तैयार करने लगे। एक प्राइवेट कंपनी स्पेस में रॉकेट भेज सकती है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि जो रॉकेट बनाते हैं, रॉकेट भेजते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो गवर्नमेंट के होते हैं। तो गवर्नमेंट का पैसा आता है, क्योंकि इस पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और सक्सेस रेट भी रिस्की होता है। तो कितनी बार फेलियर हो जाता है, तो बहुत सारा पैसा डूब जाता है। तो ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी ने, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेस में जो है रॉकेट भेजा। इनका टारगेट रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना नहीं था, इनका टारगेट था रॉकेट को ऑर्बिट में लो कॉस्ट में पहुंचाना, यानी कम कीमत में रॉकेट वहां पहुंचे। कम कीमत में रॉकेट वहां पहुंचे और उसे फिर नीचे भी लाना था, ताकि उसे फिर रीयूज करके दोबारा भेजा जाए। वहीं जब उन्होंने पहला रॉकेट भेजा, तो उसके इंजन में आग लग गई और वहीं पे रॉकेट खत्म हो गया। तो इनको पहले लॉन्च में बहुत सारा लॉस उठाना पड़ा। उन्होंने फिर ट्राई किया। अब दूसरी बार में रॉकेट ऑर्बिट पे पहुंचा, लेकिन वहां से ऑफ रूट हो गया और तीसरी बार स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। 3 बार के फेलियर से इनका सारा जो पैसा है, इनको मिला था पेपल से, वो सारा खत्म हो गया और बैंकरप्ट की कंडीशन में आ गए थे। लेकिन बंदा हारा नहीं। सारे जो इनके इन्वेस्टर्स थे, वो समझ गए कि अब ये पॉसिबल नहीं है, अब हमारा पैसा डूब गया। लेकिन बंदे की हिम्मत देखिए, बंदा कहता है अगेन ट्राई, वन मोर ट्राई। तो बंदा कहता है अगेन ट्राई, वन मोर ट्राई, एक ट्राई में और करूं। जब तीसरा फेलियर हुआ, उसके कुछ महीने बाद ही इन्होंने चौथे लॉन्च की तैयारी कर दी, उसके अनाउंसमेंट कर दिया। जो ये भी इंडस्ट्री होती है, इसमें जो लॉन्चेस होते हैं, वो कुछ अंतराल में होते हैं, कुछ लंबे अंतराल में, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है। लेकिन ये बंदे में देखिए कि थोड़े-थोड़े अंतराल में नए-नए लॉन्चेस किए जा रहा था। लेकिन पैसा इसके पास था नहीं, तो इसने क्या किया, अपने घर, अपनी कंपनी सब बेच दी और किराए में आ गया और सारा पैसा उसने लगा दिया अपने चौथे लॉन्च में। तो इससे पहले उसको नासा से भी कुछ कॉन्टैक्ट मिले थे, तो उसमें जो उसको पैसा मिला था, वो भी उसमें लग गया, यानी वो पैसा भी उसका स्वाहा हो गया। लेकिन चौथी बार ये बंदा सफल हुआ, क्योंकि रॉकेट जो है, इसका लॉन्च जो है सक्सेसफुल रहा और $1.5 बिलियन जो है नासा से इसको कॉन्टैक्ट भी मिले। अब इनकी कंपनी को नासा फंडिंग करने लग गया था। आज ये नासा के इक्विपमेंट, कार्गो और सैटेलाइट स्पेस तक पहुंचाते हैं। अभी स्पेसएक्स चल ही रहा था, तो इन्होंने टेस्ला मोटर भी ज्वाइन कर लिया और जल्दी ही अपनी मेहनत से दिन रात एक करके उसके सीईओ बन गए। तो आगे जाके इन्होंने टेस्ला को इलेक्ट्रिक विजन दिया। तो आज टेस्ला नंबर 1 है और एलन मस्क भी नंबर 1 पे है। तो एलन मस्क से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जो भी हम केस स्टडी सुनते हैं, बड़े-बड़े लोगों की सुनते हैं, तो उनसे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो एलन मस्क से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बंदा सनकी था, जो एक काम करता था, अगर उसको वहाँ से हटा दिया जाए, तो फिर दूसरी जगह चले जाता था और फेलियर होता था, तो उस फेलियर को वो हार नहीं मानता था, फिर नई अपॉर्चुनिटी लेता था और आगे बढ़ता था। और इतना सनकी था कि इसने अपना सारा घर, कंपनी बेच करके सारा पैसा अपने बिज़नेस में लगा दिया और बिज़नेस सक्सेस हुआ। क्यों? क्योंकि ये दिन-रात एक करता था। अगर एलन मस्क की एक बात बताई जाए, तो इनका जो 47वां बर्थडे था, वो बर्थडे उन्होंने कैसे मनाया? हम लोग क्या करते हैं, जब बर्थडे मनाते हैं, तो घर में केक लाते हैं, पार्टी करते हैं, आस-पास के लोगों को बुलाते हैं। तो अगर पैसा ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं, होटल से कर लेते हैं, बाहर जाते हैं और बाहर अपना पिकनिक मनाते हैं और
बहुत सारी मतलब अपने पैसे वेस्ट भी करते हैं। लेकिन ये बंदा ऐसा था जिसने अपना 47 जो बर्थडे था, वो 24 घंटे काम करके बनाया। यानी उसने एक माइलस्टोन बनाया कि हमें काम पे फोकस ज़्यादा करना है, वेस्ट पे नहीं। तो हमें काम पे फोकस ज़्यादा करना है। आज की केस स्टडी अगर आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।